रुको, पहले ये सुनो। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आज के इस नए और दमदार करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। यार, आज मैं देश और दुनिया की कुछ ऐसी कमाल की खबरें लेकर आया हूं ना, जो आपके एग्जाम्स और नॉलेज दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाली है। आज का हमारा इस सेशन बिल्कुल शार्प, क्रिस्प और टू द पॉइंट रहेगा। तो बस अपना पूरा फोकस यहीं स्क्रीन पर रखना। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जिन 5 बड़े टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं वो हैं असम विधानसभा का बिल्कुल नया सत्र, आरबीआई का वो मास्टर स्ट्रोक स्वैप ऑक्शन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के नए अपडेट्स, भारत के एनर्जी स्टोरेज सेक्टर की फ्यूचर प्लानिंग और फाइनली इंटरनेशनल टी डे से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, असम विधानसभा का नया सत्र। तो 21 मई 2026 को असम की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। अब इस नई शुरुआत में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। जैसे बीजेपी के जो सीनियर विधायक हैं चंद्रमोहन पटवारी, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है और स्पीकर के पद पर रंजीत कुमार दास को बिना किसी विरोध के चुन लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस सत्र में अपनी शपथ ली। लेकिन दोस्तों, और यही असली बात है, इस बार ना कार्बी और कोच राजवंशी कम्युनिटी के सदस्यों ने अपनी ही मातृभाषा में शपथ ली है। सोचो जरा, ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का कितना शानदार एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर्स और आर्टिकल्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो प्लीज इसे लिख लीजिए। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 188 है, वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की शपथ से डील करता है। वहीं जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, वो आर्टिकल 180 के तहत सीधे राज्यपाल करते हैं। और एक और बेसिक फैक्ट याद रखिएगा, असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े टॉपिक की तरफ, आरबीआई का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। 26 मई 2026 को आरबीआई एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वैसे याद रहे, अभी हमारे करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। अब अमाउंट सुनो, सोचो दोस्तों, पूरे $5 बिलियन, मतलब इतने करोड़ रुपए। कमाल है ना। आरबीआई ने पूरे $5 बिलियन का डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप ऑक्शन अनाउंस कर दिया है। और यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा स्वैप 3 साल के लंबे टेन्योर के लिए किया जा रहा है। अब बताओ, ये काम कैसे करता है? सुनकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? क्या सरकार और आरबीआई इतनी बड़ी लिक्विडिटी को आसानी से मैनेज कर पाएंगे? आइए, इसे मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में डिकोड करके बताता हूं। इस पूरे स्वैप मैकेनिज्म को ना बस 2 सिंपल स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, आरबीआई आज बैंकों से डॉलर खरीदेगा और इसके बदले में वो बैंकों को रुपए थमा देगा। अब इससे होगा क्या? इससे हमारे बैंकिंग सिस्टम में अचानक से लिक्विडिटी, मतलब कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। फिर आता है स्टेप 2। ठीक 3 साल बाद ये पूरा गेम रिवर्स हो जाएगा। आरबीआई ने जो डॉलर खरीदे थे, वो उन्हें वापस बेचेगा और मार्केट से अपने रुपए वापस खींच लेगा। इसका एकदम सीधा सा पर्पस यही है कि मार्केट में रुपी लिक्विडिटी सही से बनी रहे और हमारे एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आए। इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ एकदम बेसिक्स भी सील कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इस साल यानी 2026 में आरबीआई अपना 91वां फाउंडेशन डे मना रहा है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। हर साल 20 मई को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसी दिन 1975 में मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था। अब ध्यान से सुनो, ये थीम एग्जाम्स में पक्का पूछी जा सकती है। 2026 की थीम है मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो। और पता है, इस मौके पे भारत ने कुछ बहुत ही बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला तो ये कि ई-माप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी अप्रूवल्स के लिए एक पूरा डिजिटल पोर्टल है। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि माइनर लीगल ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करने की पहल की गई है, ताकि यार देश में बिजनेस करना थोड़ा और आसान हो सके। और तीसरा, गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर्स का पूरे देश में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? इसी मेट्रोलॉजी से जुड़ा एक और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है वन नेशन वन टाइम। इसमें ना भारत का इसरो और एनपीएल यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये दोनों मिलकर पूरे देश के लिए एकदम सटीक टाइम कीपिंग इंश्योर करेंगे। और हाँ, एनपीएल जो है ना, वो सीएसआईआर के अंडर काम करता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो इसके लिए पेरिस में BIPM नाम की एक इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी बॉडी बैठी है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, भारत का एनर्जी स्टोरेज सेक्टर।
पर्यावरण और पॉलिसी दोनों ही नजरिए से ये एक बेहद क्रिटिकल मुद्दा है। अब जरा ये नंबर देखिए, 230 गीगावाट। ये सच में कोई छोटा माइलस्टोन नहीं है। 2026 में भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, वो 230 गीगावाट को पार कर चुकी है। ये साफ साफ दिखाता है कि हम ग्रीन एनर्जी को लेकर एक्चुअल में कितने सीरियस हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल कैपेसिटी में अकेले सोलर एनर्जी का हिस्सा सबसे ज्यादा है, 150 गीगावाट से भी कहीं ज्यादा। मतलब हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 53% सिर्फ सोलर है। लेकिन दोस्तों, ये तो चौंकाने वाला है यार। परेशानी ये है कि सोलर और विंड एनर्जी इंटरमिटेंट होती हैं। मतलब ये आपको 24 घंटे नहीं मिल सकती, रात में सूरज नहीं होता और हवा भी हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलती। तो सवाल ये उठता है कि भाई पावर कट से आखिर कैसे बचें? और बस यहीं पर शानदार एंट्री होती है BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। इसे आप ऐसे समझो कि दिन में जो एक्स्ट्रा सोलर पावर बनी उसे इन बड़ी बड़ी बैटरीज में स्टोर कर लिया गया और फिर रात में आराम से इस्तेमाल किया। सीधी सी बात है, इन बैटरी सिस्टम्स और पम्प्ड हाइड्रो के बिना हम रिन्यूएबल एनर्जी के इस भारी गैप को कभी नहीं भर सकते। इस चीज को लेकर हमारी सरकार का प्लान एकदम सेट है। 2023 में BESS पॉलिसी लॉन्च कर दी गई थी। 2030 तक हमारा टारगेट है पूरे 50 गीगावाट आवर की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करना और साथ ही 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। और 2070 तब तक हमें पूरी तरह से नेट जीरो बनना है। इसी के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम का जबरदस्त सपोर्ट भी दिया जा रहा है। यह था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब आते हैं आज के हमारे आखिरी टॉपिक पर, इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे पहली बार 2020 में यूनाइटेड नेशंस और FAO के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। अब भारत और चाय का जो रिश्ता है वो तो यार जग जाहिर है। अपना भारत चाय उत्पादन के मामले में चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। असम और दार्जिलिंग तो भारत की चाय के एकदम आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। एक और बहुत जरूरी फैक्ट याद रखना, जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और हाँ, दार्जिलिंग टी को साल 2004 में भारत का सबसे पहला GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें तो भारत हर साल लगभग 250 मिलियन किलोग्राम चाय बाहर एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो सबसे बड़े मार्केट्स हैं वो हैं रूस, ईरान और UAE। मतलब पूरी दुनिया हमारी चाय की दीवानी है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सभी 5 बड़े टॉपिक्स को एकदम शानदार तरीके से कवर कर लिया है। अब सबसे जरूरी काम है इन सब का अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि यार तैयारी आज की होगी तभी तो रिजल्ट कल का आएगा। लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, इन सब में से आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर भारत को फ्यूचर में सबसे बड़ा सुपर पावर बनाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।